हेलो एवरीवन। आज हम सीटेट सीडीपी का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रोग्रेसिव एजुकेशन और जिसको हम है ना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता है जब आप है ना बच्चे का है ना फुल डेवलपमेंट करते हो, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हो, जिसको हम सार्वजनिक विकास कहते हैं। ठीक है, आप उसका फिजिकल डोमेन पे भी ध्यान होगा, उसकी फिजिकल ग्रोथ कैसी हो रही है, उसकी इमोशनल ग्रोथ कैसी हो रही है, उसकी मेंटल ग्रोथ कैसी हो रही है। जब हम है ना तीनों एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं, आपको पता है ना हमारे डेवलपमेंट के भी तीन ही होते हैं, फिजिकल, सोशो इमोशनल एंड मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, तो जब हम है ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू बच्चे के टैलेंट्स को इनकरेज करते हैं, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमारा फोकस किन किन बातों पे होता है? जहां हम लर्निंग बाय डूइंग पे ध्यान देते हैं, यानी कि ना बच्चा करके सीखे, एक्टिविटी करके सीखे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके देखे, एक्सपेरिमेंट करके देखे, खुद से कोई चीज करके सीखे। ये नहीं कि किताब में एक बात लिखी हुई थी और उसने वो मान ली। उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक दूसरा नाम है ना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी होता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप है ना बच्चे को सेंटर में रखोगे। ठीक है, पहले क्या होता था, टीचर को बहुत ज्यादा सेंटर में रखा जाता था। आजकल है ना हमारा फोकस रहता है लर्नर सेंटर्ड, यानी कि चाइल्ड सेंटर, लर्नर सेंटर, जिसको जो बात सीखनी है, ठीक है, तो वही तो सेंटर में होना चाहिए ना। तो बच्चे को चीज सीखनी है, नॉलेज उसको सीखनी है, तो उसको हम सेंटर में रख के सारी चीजें डिजाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बाकी चीजें अपने आप को चेंज करेगी, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है ना हमारा क्रिएटिविटी पे फोकस रहता है, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स पे ध्यान देते हैं हम। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है, आप रटी रटाई पुरानी बातें जो चलती आ रही है उन्हीं पे फोकस नहीं करोगे। अगर आपके पास एक कोई न्यू अच्छा आइडिया है तो आप उसको डेवलप करने पे भी फोकस कर सकते हो, स्कूल आपको उसमें हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये होता है, पहले ना क्या होता है, स्कूल में सोचिए आपको एक मैथ्स का एक क्वेश्चन है, सालों से वही एक क्वेश्चन आप पढ़ जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने आके ना एक ओरिजिनल प्रॉब्लम आके बताई कि मैथमेटिक्स का है ना, आज मैंने घर पे मैं ये कैलकुलेशन कर रहा था, ये कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आई, रियल लाइफ में जो बातें यूज होती है, जब हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं तो उनको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमारा फोकस इन सारी बातों पे होता है। तो हिस्ट्री देखते हैं पहले हम। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, कभी कभी वो 1 मार्क में आपसे ये पूछते हैं कि चाइल्ड एज टेबुलर रासा। तो उनका मानना था कि बच्चा जो है ना वो खाली बर्तन के समान होता है। ठीक है, खाली बर्तन होता है और जो टीचर होता है वो उसमें सारा का सारा ज्ञान देता है। ठीक है, तो ज्ञान, टीचर के पास सारा ज्ञान है, बच्चा जो है वो खाली बर्तन है। ठीक है, ब्लैंक स्लेट भी कहते हैं कभी कभी बच्चे को। ठीक है, तो पहले ना ऐसा माना जाता था कि बच्चा जो है वो ब्लैंक स्लेट है, खाली बर्तन है, और सारे की सारी जो नॉलेज है वो टीचर के पास है, टीचर सारी की सारी नॉलेज बच्चे को प्रोवाइड करता है, बच्चे के पास अपनी कोई नॉलेज नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे ये बात है ना शिफ्ट होने लगी, टीचर सेंटर्ड से हमारा फोकस अब किस पे आ गया है, चाइल्ड पे आ गया है। तो अब हमारा जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ही हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा है उसके पास अपनी पूरी नॉलेज है, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। जब टीचर है ना एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगी, तो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करने का मतलब है, जैसे आप है ना क्लास में कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई चीज समझ रहे हो, जब आप अटक जाओगे तो टीचर आपकी मदद करेगी। कोई कॉन्सेप्ट जो अब आप पूरा नहीं समझ पा रहे हो उसमें टीचर आपकी हेल्प करेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं माना जाता कि बच्चे के पास अपनी कोई नॉलेज नहीं है। अब ऐसा माना जाता है कि बच्चा जब स्कूल आता है तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेके आता है, बहुत सारी नॉलेज को लेके आता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के फादर भी इन्हें कहा जाता है और लर्निंग बाय डूई के फादर भी इनको कहा जाता है। ये है जॉन डूई। ठीक है, तो जॉन डूई जो है वो प्रैग्मेटिज्म में बिलीव करते थे, प्रैग्मेटिज्म, और इन्होंने ना लैब स्कूल खोले थे, कहाँ पे, शिकागो यूएस में। ठीक है, तो डूई ऐसा मानते थे कि जो ह्यूमन बींग्स है वो हैंड्स ऑन अप्रोच से सीखते हैं। हैंड्स ऑन अप्रोच का मतलब होता है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि सोचिए आपको है ना एक बर्तन बनाना है, ठीक है, तो आप है ना उसको मिट्टी लेके खुद बनाओगे, तो ये क्या हुआ, हैंड्स ऑन एक्टिविटी हुई। ठीक है, आपको कोई शेप ड्रॉ करनी है, वो शेप आप खुद ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू इंसान ज्यादा बेटर सीखता है। तो जॉन डूई जो थे वो ऐसा मानते थे, उनकी एजुकेशन फिलॉसफी प्रैग्मेटिज्म में बिलीव करती थी, और प्रैग्मेटिज्म ऐसे मानता है कि रियलिटी जो होती है ना, नॉलेज, अगर रियल नॉलेज की आप बात कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंस की जाती है। ठीक है, जैसे कि इस बात को ना ऐसे देखिए, आपको बहुत सारे लोगों ने बोला ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम की बात कीजिए, लेकिन जब आप उस एग्जाम को खुद दोगे आपको तभी पता चलेगा ना वो डिफिकल्ट होता है कि बस लोग ऐसा कह रहे थे। क्योंकि हर कोई ये बात है ना अपने नॉलेज से कह रहा है। कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम हो, किसी ना किसी ने तो क्रैक किया ही होता है ना। ठीक है, जैसे यूपीएससी की बात करिए, लोग बोलते हैं कि यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी इतने सारे लोग तो क्लियर करते ही है ना उसको। तो चाहे कोई एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट है, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जब इंसान खुद उस एग्जाम को देता है, क्लियर करता है, स्टेज से गुजरता है, तब वो ये बात बोले, तब समझ सकते हैं, है ना। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी से जब आप करते सीखते, इस वाले आइडिया को बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के फादर और लर्निंग बाय डूई के फादर, तीनों के फादर कौन है, जॉन डूई। उसके बाद है ना मारिया मोंटेसरी। ये सब वो लोग हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि ये जो टीचर सेंटर हमारा सारा अप्रोच हुआ करता था वो चाइल्ड सेंटर में किन की वजह से बदला। तो उनमें से एक थे जॉन डूई। उसके बाद दूसरी बात आती है मारिया मोंटेसरी की। तो मारिया मोंटेसरी
ऐसा मानती थी कि जो बच्चों का यंग माइंड है, ठीक है, वो है ना स्पॉन्ज की तरह होता है। तो स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है, तो अगर आपने ना स्पॉन्ज को कहीं पे रखा हुआ है और पानी उससे बहुत दूर है, फिर भी थोड़ी देर बाद आप उसको देखोगे ना वो गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज है ना अपने आसपास की चीजों से चीजें एब्जॉर्ब करता है। तो उनका ऐसा ही मानना था कि जो यंग माइंड है वो भी है ना नॉलेज को ऐसे ही एब्जॉर्ब करता है, अपनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है। उन्होंने ना मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी स्कूल्स खोले रोम में। उनका जो एजुकेशनल अप्रोच था वो ये था कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का मतलब था, वो मानती थी कि हर इंसान जब अलग है, ठीक है, एक इंडिविजुअल की एक पर्सनैलिटी होती है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो उन चारों की एक अपनी पर्सनैलिटी है ना, अपना एक तरीका है, अपना खाने का टेस्ट तक भी अलग है, ठीक है, कपड़े पहनने का स्टाइल भी अलग है। तो उनका सीखने का तरीका सेम कैसे हो सकता है? आप सबको एक तरीके से कैसे सिखा सकते हैं? ठीक है, तो आपका ना इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन पे आपको फॉलो करना चाहिए। किसी को देख के चीजें जल्दी समझ में आती है, किसी को साइलेंट रीडिंग करके चीजें जल्दी समझ में आती है, किसी को है ना देख के और सुन के दोनों को करने से ज्यादा जल्दी समझ में आती है, ठीक है। और हर किसी के ना अपनी पेस होती है सीखने की। कोई इंसान होता है वो 1 घंटे पढ़ता है और सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, सब कुछ पढ़ लेता है, 1 घंटे में उसे सब समझ में आता है। कोई इंसान होता है कि उसे 4 दिन लगते हैं, कोई इंसान होता है उसे 10 दिन लगते हैं, ठीक है। तो सबकी अपनी पेस है सीखने की, ठीक है। और वो ऐसा मानती थी कि चिल्ड्रन है ना नेचुरली क्यूरियस है, यानी कि उनमें ना हमेशा से जिज्ञासा प्रेजेंट है और वो है ना खुद अकेले सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकता है बच्चा खुद। उसके बाद आए रूसो। रूसो जो थे वो एक नेचुरलिस्ट थे, यानी कि ना वो नेचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उनका मानना था कि नेचुरल सेटिंग में ना बच्चा सब कुछ सीख जाता है, अगर आप नेचर में उसे छोड़ दोगे वो सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। उन्होंने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम है एमिल, ठीक है। तो 1 मार्क में क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एमिल नॉवल किसने लिखा है और ये जो नॉवल है ये किस इंसान के उस पर बेस्ड है, तो इसका नाम भी एमिल है, ठीक है। ये एक इंसान के ऊपर बेस्ड है, एक बच्चे के ऊपर बेस्ड है, उसका नाम भी क्या है, एमिल है, ठीक है। तो उनका मानना था कि नेचर से है ना ह्यूमंस सब कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद आए फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने है ना प्लेवे मेथड, जिसको आज हम बोलते हैं ना, आजकल हम बच्चों को कहाँ पे भेजते हैं, किंडरगार्टन में भेजते हैं, प्लेवे मेथड स्कूल्स में भेजते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने स्टार्ट किया था? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल जो है वो जर्मनी में खोले और वो है ना प्ले को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका मतलब था कि बच्चा है ना खेल खेल में है ना बहुत कुछ सीख सकता है। तो आजकल आप देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को इतनी सारी एक्टिविटी कराई जाती है और वो इतनी सारी नॉलेज सीख जाते हैं, पजल जोड़ते जोड़ते उन्हें डिफरेंट सारे कलर्स पता चल जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? प्लेवे मेथड है। उन्होंने किंडरगार्टन यानी कि वो है ना स्कूल को बच्चों का बागीचा कहते थे और उनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो क्या है, वो और जो टीचर है वो है ना माली का रोल प्ले करता है और बच्चे जो है वो फूलों की तरह होते हैं, ठीक है। तो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया है। उसके बाद है ना चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस बात पे ध्यान देते हैं? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पे और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देती है। यानी कि आप है ना एक ही अप्रोच यूज नहीं करोगे, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच करोगे। आप है ना सिखाने का सिर्फ एक तरीका नहीं देखोगे। अगर आप ट्राई करोगे कि पहले आपने बोल के समझाया, लिख के समझाया, पढ़ के समझाया और भी बहुत सारे एक्टिविटी करके सिखाया, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके आप ट्राई करोगे सिखाने के, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है जब है ना आप बच्चों को रटी रटाई बातें नहीं, न्यू प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करती हैं इस वर्ल्ड में, जो एग्जिस्ट करेंगी, जो उनके साथ उनको कल कोप अप करना होगा, जब आप है ना ये अप्रोच उनके अंदर डेवलप करते हो। सोचो आजकल है ना पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो अगर आप बच्चों को ऐसा बता रहे हो, पहले तो पोल्यूशन इतना होता नहीं था तो इस प्रॉब्लम का कोई वो ही नहीं था, लेकिन आजकल आप बच्चों को ऐसे वो बताते हो कि ऐसे तरीके बताइए जिससे है ना प्रॉब्लम पोल्यूशन को है ना रिड्यूस कर सके। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई ना, ये एक रियल प्रॉब्लम हुई ना, इसका सोल्यूशन जो वो बताएंगे वो रियल होगा ना। कोलैबोरेटिव लर्निंग पे हमारा फोकस होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है जब आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है, टीम वर्क करते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। जब आप लोगों के साथ मिलकर सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों का एक ग्रुप बना के उनको काम करने, इससे बच्चों के ना पेशेंस लेवल डेवलप होते हैं, उनमें ना लिसनिंग कैपेसिटीज बढ़ती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परामेंट के लोगों के साथ कैसे काम किया जाता है ये चीज वो सीख जाते हैं। उसके बाद है ना चाइल्ड सेंटर में हमारा फोकस रहेगा क्रिएटिविटी बढ़ाने पे। क्रिएटिविटी का मतलब होता है जब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करते हो, आप ओरिजिनल थॉट्स को प्रमोट करते हो, ठीक है। अगर किसी ने ना 2+3 का आंसर 5 बताया, लेकिन आप उसको बोलोगे कि और 5 कैसे कैसे आ सकता है, 1+4 भी 5 होता है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर। आप ये नहीं कि आप ये बोलोगे बस यही, ठीक है, 2+3 ही 5 होता है, ऐसे नहीं। और भी अगर आप उनको डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या कॉम्बिनेशन और 5 हो सकते हैं वो अगर आप उनको सोचने दे रहे हो तो आप क्रिएटिविटी प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको उन्हें देने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें ना बस एक ही आंसर परफेक्ट होता है, सब हर बात का। जैसे आपसे कोई पूछे इंडिया की कैपिटल क्या है तो उसका एक ही आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चों से है ना ये पूछो कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली क्यों बनाई गई, किसने बनाई, क्या हमेशा से इंडिया की कैपिटल दिल्ली थी, तो ये है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन है और उसमें ना वो बहुत सारे लॉजिक्स लगाएंगे, ठीक है। या फिर आप ये बोलो कि अगर दिल्ली कैपिटल नहीं होती तो किसको कैपिटल होना चाहिए। जब आप ऐसे क्वेश्चन देते हैं इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें ना बच्चा अपना दिमाग यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद ना हम डिस्कवरी मेथड पे ध्यान देंगे,
प्रोजेक्ट मेथड पे ध्यान देंगे। इन सब बातों से बच्चा ज़्यादा लर्निंग करे, ना कि इस क्लास में आप आए, आपने लेक्चर दिया और आप चले गए। लेक्चर मेथड हमें ना बहुत बड़ी क्लासेस के लिए यूज़ करना चाहिए, बहुत छोटे वाले बच्चों के लिए नहीं, ठीक है। उसके बाद है ना लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि एक्टिविटी करके, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके, एक्सपीरियंस करके, एक्सपेरिमेंट करके हम सिखाने पर ज़्यादा फोकस करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। सोशल इंटरेक्शन, तो देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक एम होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। तो आप देखते हो कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, 90% मार्क्स लाते हैं, लेकिन अगर आप उनको है ना किसी से बात करने के लिए बोल दो तो कभी कभी वो बात ही नहीं कर पाते, वो बहुत शर्माते हैं, शाय होते हैं, प्रेजेंटेशन देने सीखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं ना लाइफ में कभी वो बन ही नहीं पाते जो उन्हें बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर है ना सोशल स्किल्स नहीं होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत कमी होती है। बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन लोगों से बात करना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कल को है ना रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ना, तो सोशल इंटरेक्शन पे भी हमारा फोकस होगा, सोशल स्किल्स इंक्रीज करने पे भी हमारा फोकस होगा। उसके बाद है ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पास क्या क्या होना चाहिए, किस स्कूल को आप प्रोग्रेसिव बुलाओगे, कौन से स्कूल में आपको लगता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी जाती है, वहाँ का क्या क्या चीज़ें उसकी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, करिकुलम को आप है ना चेंज करोगे। जैसे कि सोचो सोसाइटी आपकी बदल रही है, सोसाइटी में आजकल कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है, डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। आजकल है ना आपके अंदर कंप्यूटर एबिलिटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो आप अपने करिकुलम को भी चेंज करोगे ना। यही नहीं ना कि कंप्यूटर बस एक बुक के थ्रू आप पढ़ा दे रहे हो, ठीक है, आपको उस पर रियल वो देना चाहिए ना उनको कि कैसे ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। उसके बाद है ना आपका टाइम टेबल जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बोल दिया इतने बजे से इतने बजे तक की क्लास होगी, ठीक है, उसमें बच्चा सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा, थक जा रहा है। आपको पता है कुछ कंट्रीज ऐसी होती है वो बच्चों को है ना, जैसे जापान है, वहां पे ना अगर बच्चे बीच में थक गए उनको सोने तक का टाइम मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हमने बच्चों को सीखने के लिए बुलाया, ये नहीं है कि अच्छा तुम क्लास में सो रहे थे, अरे बच्चा थक गया है तो वो सो भी जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अपने करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है, ठीक है, उन्होंने अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है। इंस्ट्रक्शन मेथड जो है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि टीचर आती है हमेशा चॉक एंड डस्टर मेथड से पढ़ा के चली जाती है, नहीं, आप है ना बोलोगे टीचर को कि आपको है ना मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल पेडागोजिकल वेज यूज करने हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है, मल्टीपल तरीके आपको सोचने हैं बच्चा जिनसे सीख जाए। उसके बाद है ना एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है, एक होता है पैसिव पार्टिसिपेशन, होता है एक होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो पैसिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है बच्चे बस है ना पैसिव लिसनर्स है, वो क्लास में बस सुन रहे हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी में। लेकिन अगर आप है ना ड्रामा के थ्रू सिखा रही हो, आप प्ले के थ्रू सिखा रहे हो, आप है ना अलग अलग हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू सिखा रहे हो, ठीक है, एक्टिविटी करा रहे हो बच्चों को, तो उसमें क्या होगा, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन हम उसको बोलते हैं जब बच्चे ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपनी नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में। इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग, इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग का मतलब होता है, पहले ना ऐसा होता था कि जिसको साइंस आती है तो वो बस है ना साइंस के एक ही सब्जेक्ट में आता है। तो इंटरडिसिप्लिन का मतलब है आप उसको साइंस भी पढ़ा रहे हो, आप उसको मैथ्स भी पढ़ा रहे हो, आप उसको सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी। और आप है ना मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो है वो साइंस की क्लास में भी यूज कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। तो दो टाइप के लोग होते हैं ना, एक होता है स्पेशलिस्ट, एक होता है जर्नलिस्ट। तो इंटरडिसिप्लिनरी वो लोग होते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो जर्नलिस्ट का मतलब होता है जिनको है ना हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ नॉलेज रहती है, ठीक है। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है वो अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है। तो जैसे कि सोचे किसी ने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो उसको सारी नॉलेज बस ज्योग्राफी की है, लेकिन एक इंसान अगर जर्नलिस्ट है ना तो उसे ज्योग्राफी भी पता होगा, उसे हिस्ट्री भी मालूम होगी, उसे मैथ्स भी आता होगा, उसे साइंस भी आता होगा, ठीक है। हमारी कंट्री में ना पहले इस बात पे बहुत फोकस नहीं आता, लेकिन NEP 2020 ऐसा कहती है कि एक बच्चा अगर इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है ना तो उसको हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने देंगे। हो सकता है उसे साइंस पढ़ना पसंद हो, तो साइंस एंड इकोनॉमिक्स का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता था हमारी कंट्री में, लेकिन अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं NEP 2020 के बाद। उसके बाद है ना आप चाइल्ड सेंटर्ड रहेंगे, यानी कि बच्चे को, लर्नर को हमेशा सेंटर में रख के पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक क्लास, टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगी, यानी कि जब बच्चा कहीं पे अटक रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो फैसिलिटेट करेगी, ठीक है। इक्वालिटी दिखाएंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग सिखाएंगे। क्रिएटिविटी पे हमारा फोकस होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक बच्चा अगर है ना मल्टीपल आंसर्स दे रहा है एक प्रॉब्लम के, वो मल्टीपल सोल्यूशन बता रहा है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसको प्रमोट किया जाएगा। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का है ना फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, हर टाइप का डेवलपमेंट हो पाए, इस बात पे फोकस देंगे। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा कॉमेंट्स।